जय हिंद। दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप ऑलरेडी मिसगाइडेड हो, और अगर आज की डेट में नहीं हो तो आगे हो जाओगे, इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे मिसगाइड करेगा कौन। आपको मिसगाइड एक सोर्स नहीं करेगा, मल्टीपल सोर्सेज से आप मिसगाइड हो रहे हो या होगे, जैसे कि सोशल मीडिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं या जो खुद क्रैक नहीं कर पाए, आपके अपने बैचमेट्स, आपके पीयर ग्रुप के लोग, ये सब लोग हैं जो कि आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब के सब मुझे कैसे मिसगाइड कर सकते हैं? अगर किसी ने क्रैक कर रखा है वो क्यों मिसगाइड करेगा, या कोई अगर फेल हो रखा है, अगर वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता रहा है तो वो कैसे मुझे मिसगाइड करेगा? सोशल मीडिया के थ्रू तो मुझे आजकल इतनी हेल्प मिलती है, तो वहां से मैं कैसे मिसगाइड हो जाऊंगा? देखो, सोशल मीडिया से आज के टाइम पे डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलती है। आज के अगर हम एरा की बात करें और आज से 10 साल पहले के एरा की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत कंफर्टेबली आपको बैठे बैठे इनफाइनाइट रिसोर्सेज मिल जाते हैं कि आपको समझ भी नहीं आता कि मैं किसको सिलेक्ट करूं, किसको ना सिलेक्ट करूं। अब जो है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्पून फीडिंग मिल रही है, बट उस स्पून फीडिंग में से ये सिलेक्ट करना कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, उसके लिए भी एक स्मार्ट माइंड चाहिए। अगर आप वो नहीं यूज करोगे, वो अप्रोच नहीं यूज करोगे, तो आप डेफिनेटली मिसगाइड हो जाओगे। सबसे पहले तो सोशल मीडिया ने ही यूपीएससी को लेके, आईएएस ऑफिसर्स को लेके इतना बड़ा भौकाल बना रखा है, जिसकी स्पून फीडिंग आपको दिन रात इस तरह से की जाती है कि आपको लगता है कि इसके बाहर तो सब कुछ बेकार ही है। इतना ज्यादा हाइप देखने के बाद हम एक चीज भूल जाते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कुछ बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी एग्जाम डिमांड आप चीजों को मैनिपुलेट करते हो, उसके लिए प्रिपेयर करते हो और उस एग्जाम को क्रैक करते हो। बट यहां भोकाल इतना ज्यादा दिखा दिया जाता है कि हम उन सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि यहां पर कोई जादू की छड़ी काम करेगी, कोई स्पेशल मुझे हटके कुछ इनपुट चाहिए तभी मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकूंगा, इस भीड़ में से निकल के चमक सकूंगा। ऐसे केस में हम कहां जाते हैं? अपने बैचमेट्स के पास जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। उसके अलावा हम एक्सप्लोर करते हैं ऑनलाइन कि ऐसे टॉपर्स जो यूपीएससी ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, उनके एडवाइस क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। ऐसे लोग जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए वो भी भर भर के एडवाइस दे रहे हैं कि भाई वो भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अब देखो, इनमें से सबके सब ऐसे नहीं है जो आपको मिसगाइड करेंगे, बट कुछ प्रोपोर्शन है जो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मिसगाइड कर रही है। आपके जो बैचमेट्स हैं वो सोच सकते हैं कि भाई जो चीज मुझे पता चली है मैं इसको क्यों बताऊं, एक जो जेलस फैक्टर होता है। उसके अलावा हो सकता है उनको हाफ नॉलेज हो, वो कहीं और से मिसगाइड हुए हो, वही सेम मिसगाइडेंस वो आपको दे दें। उसके अलावा टॉपर्स कैसे आपको मिसगाइड कर सकते हैं कि कोई कैंडिडेट अगर यूपीएससी क्रैक कर लेता है, कई बार जब वो सोशल मीडिया पर आता है या मीडिया के सामने आता है तो कई बार अनरियलिस्टिक चीजें भी बताता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट कई केसेस इस तरह के देखे गए हैं कि भाई वो एक हाइप करके चीजें बताते हैं। खास करके आज के टाइम पे जब यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद दुनिया भर के इंटरव्यूज होते हैं, दुनिया भर के अब पॉडकास्ट भी चलने लग गए हैं। अगर आप इनके इंटरव्यूज या पॉडकास्ट सुनोगे तो आपको ये चीज फील होगी कि कई टॉपर्स जो हैं चीजों को एक्स्ट्रा हाइप करके बताते हैं। और ऐसे केस में आज का एक इनोसेंट एस्पिरेंट जो अभी तैयारी कर रहा है, जिसने अभी जर्नी स्टार्ट की है, वो कई चीजों पर मिसगाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने 5 अटेम्प्ट्स में जाके यूपीएससी निकाला है और वो बोल रहा है कि नहीं, लगे रहो, आपका कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए, अगर प्लान बी होगा तो आप प्लान ए के लिए वीक पड़ जाओगे। तो इस केस में कहीं ना कहीं आप मिसगाइड कर रहे हो। चाहे अपनी तरफ से आप हो सकता है पॉजिटिव वे में एक मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहे हो, बट जो गलती आपने की उस एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है, फाइनली आपने सक्सेस हासिल की, वो एक अच्छी चीज है, बट वो जो आपकी गलती थी, अप्रोच में गलती थी, वही गलती आप रेप्लिकेट करने की सलाह दे रहे हो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को। और आपको नहीं पता जाने अनजाने में कितनों को आप डिप्रेशन के रास्ते पे धकेल रहे हो, एक डार्क फ्यूचर की तरफ धकेल रहे हो। सो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, मल्टीपल चीजों पर इस तरह से मिसगाइड किया जाता है। उसके अलावा
कई बार अपने आप को हटके दिखाने के चक्कर में इस तरह की निंजा टेक्निक्स बताई जाती हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है। एक एग्जाम है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसके लिए आप बेसिक रिसोर्सेज से सही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके तैयारी करोगे तो वो क्रैक हो जाएगा, प्रोवाइडेड हाँ कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते, क्योंकि इस एग्जाम में सब्जेक्टिविटी भी बहुत है, इंटरव्यू प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। बट मोटा मोटा अगर हम देखें, अगर आप उन चीजों को फुलफिल करते हो तो बड़े हाई चांसेस होते हैं कि आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे। बट इस तरह की निंजा टेक्निक्स बताई जाती हैं जिनकी जरूरत नहीं है, और चीजों को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि नहीं, अगर आप इस तरह से नहीं करोगे, मेरा ये जो एक सिस्टम है इसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप रेस में पीछे छूट जाओगे। तो बच्चे भी लकीर के फकीर बन के वो चीज अडॉप्ट करते हैं, कुछ टाइम वो चीजें उनके लिए काम नहीं करती तो उनको लगता है शायद हम यूपीएससी क्रैक करने के लिए बने नहीं है, या कुछ टाइम के स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना टाइम एनर्जी खराब कर रहे हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने यूपीएससी क्रैक नहीं किया, उनमें से डेफिनेटली कुछ हैं जो जेन्युइनली एडवाइस करते हैं अपनी गलतियों को रियलाइज करके। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अगर किसी ने क्रैक नहीं किया वो एडवाइस नहीं कर सकता, गाइड नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नहीं किया क्रैक, बट उनका पोटेंशियल था, उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बट उनमें से भी कई लोग फिर मिसगाइड करना शुरू करते हैं अपने कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। और एक सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेके। यहां से जिस लेवल का मिसगाइडेंस आता है और आज की डेट में सोशल मीडिया का यूज करके जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, वो आपको बहुत नेगेटिवली कई बार इंपैक्ट कर देता है। एक बात ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या तरीकों से आपको मिसगाइड किया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि ये मिसगाइडेंस सिर्फ एक एस्पेक्ट तक लिमिटेड नहीं है, यूपीएससी एग्जाम की हर स्टेज से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जहां पर आपको मिसगाइड किया जा रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो या फाइनल रिजल्ट हो। किस तरह से, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स के कंटेंट को लेके कि भाई अगर प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसके बाद सबसे पहले क्लेम्स के आते हैं हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के, इतने क्वेश्चन हमारे कंटेंट से, इतने क्वेश्चन हमारे कंटेंट से। ऐसे क्लेम करने वाले लोगों से एक बार ये पूछना चाहिए कि क्या यूपीएससी के एग्जामिनर पेपर इस तरह से सेट करते हैं कि जो इस साल के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कंटेंट पढ़ाया है उन सबकी कॉपीज हमारे पास लाओ, फिर हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे कि भाई किसके कंटेंट से हमने क्वेश्चंस डालने हैं। बिल्कुल बेसलेस चीजें हैं। जो कंटेंट आता है वो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से आता है, ठीक है, एक लिमिट के बियॉन्ड आप इंश्योर नहीं कर सकते कि हाँ इन रिसोर्सेज से ही सारा आएगा, कुछ चीजें फिर भी होंगी जो उससे बाहर आ रही हैं। बट जितना आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए चाहिए, जो कट ऑफ को इजीली कंफर्टेबली क्रैक करने के लिए चाहिए, उससे काफी ज्यादा कंटेंट उन स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से ही आता है जो कि आप सेल्फ स्टडी करके भी कवर कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले टीचर खराब हैं या कुछ और चीज है, वो आपकी मर्जी होती है कि आपने कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, इट इज ऑल अप टू यू। बट हम कोचिंग लेते क्यों हैं कि भाई अगर किसी चीज पे हमें चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो हमें थोड़ा एक पॉजिटिव पुश मिल सके, चीजें हमें थोड़ी इंटरेस्टिंग वे से समझ आ सके, स्ट्रेटेजी हमें थोड़े इंटरेस्टिंग वे से समझ आ सके। ये नहीं होता है कि हाँ अब हमने लकीर के फकीर बन जाना है कि अगर एक टॉपिक बिल्कुल इजी है, मुझे समझ आया हुआ है, मैं उस पर भी टाइम खराब करूंगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने कई बार ऑनलाइन कोर्सेज ले रखे होते हैं, अगर कोई टॉपिक उनको समझ भी आ रखा है वो फिर भी A to Z उसकी पूरी वीडियो देखेंगे कि नहीं मैंने तो पैसे पे कर रखे हैं इतने घंटों की क्लासेस के। आपका एक बड़ा ही बेकार बेसिस होता है किसी भी कोर्स को या किसी भी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने का कि भाई ये नंबर ऑफ आवर्स जो है कितने प्रोवाइड करेंगे, कि मतलब आपको ये नहीं है कि हाँ मैं नंबर ऑफ आवर्स जो है क्वालिटी आवर्स अपने सेल्फ स्टडी पे लगाऊं, नहीं, मैं बैठ के स्क्रीन पे कितने घंटे लेक्चर्स सुनूंगा, जस्ट मन की तसल्ली कि हाँ देखो जी मैंने इतने घंटे जो है ये इनका इनपुट लिया, इतने मोटे मोटे कंटेंट को लेके तो यहां तक मजाक बना रखा है कि अनबॉक्सिंग हो रही है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के जो कंटेंट हैं उनकी अनबॉक्सिंग हो रही है कि भाई कौन कितने सारे जो पेजेस हैं उनको प्रिंट करके आपको देगा, और आप बड़ी क्यूरियोसिटी से देखते हो हाँ किसके पेजेस ज्यादा हैं, किसके पेजेस किस तरह से प्रेजेंटेड है। वही इंफॉर्मेशन घुमा फिरा के दे रखी है जो कि आपने सेल्फ स्टडी करके स्टैंडर्ड बुक से एक्सट्रैक्ट करनी है, न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है, एड के तौर पे वो चीजें काम कर सकते हैं।
बट ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं पैसे दिए तो मैं सारे के सारे पेजेस पढ़ूंगा, सारे के सारे घंटे के लेक्चर देखूंगा। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो यू आर मिसगाइडेड, ये समझ लो। टेस्ट सीरीज में क्लेम किया जाता है कि भाई इतने क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से, भाई कोई नहीं क्लेम कर सकता ये चीज। डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस होंगे कि हाँ भाई वो कहीं ना कहीं लिंक हो गए टेस्ट सीरीज से, बट इस बेसिस पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना कि भाई वो यही क्लेम कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज से आए हैं, ये बिल्कुल बेसलेस चीजें हैं। अगर आप एक चीज समझ लो कि PYQs को एनालाइज किए बिना, समझे बिना आपकी तैयारी किसी काम की नहीं है, तो आपको कोई मिसगाइड ही नहीं कर सकता कि हाँ भाई मेरे कंटेंट से या मेरी टेस्ट सीरीज से इतने क्वेश्चन आए, इतने क्वेश्चन नहीं आए। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में PYQs को एनालाइज करोगे ईयर बाय ईयर पीछे से स्टार्ट करते हुए, तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी किस तरह से इवॉल्व कर रहा है और उस तरह से आपको अडेप्ट करना होता है खुद को। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आज का जो पेपर्स आ रहे हैं वो एक अलग टाइप के, एनालिटिकल टाइप के हैं, पहले तो बेकार आते थे, ये था वो था। भाई जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती हैं उस हिसाब से आप तैयारी करते हो। जिन कैंडिडेट्स ने आज से कई साल पहले क्रैक किया था, अगर वो आज होते तो आपको क्या लगता है उनमें से कोई भी क्रैक ना कर पाता? आप ही एक महान पैदा हो गए। ऐसा नहीं है, आज से 10-15 साल बाद आपको बेवकूफ कहा जाएगा कि भाई अब आते हैं पेपर, तब तो कुछ भी नहीं आता था। तो ये तो एज पर दी डिमांड आप इवॉल्व करते हो। आज क्या डिमांड है उसके हिसाब से करते हो। आज पेपर का ये फॉर्मेट है तो उसी की तैयारी करोगे, या सोचोगे आज से 15 साल बाद यूपीएससी किस तरह का पेपर डालेगा, मैं तो उस हिसाब से तैयारी करने की सोचता हूं। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। तो PYQs को एनालाइज करोगे, आपको समझ में आएगा किस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं, पैटर्न किस तरह से शिफ्ट हो रहा है। अब जैसे इस बार के प्रीलिम्स की बात करें, डेफिनेटली सरप्राइज फैक्टर था, बट एट द सेम टाइम यूपीएससी ने लास्ट ईयर ही कुछ इंडिकेशन तो दे दिया था कि किस तरह से कुछ क्वेश्चंस के अंदर एलिमिनेशन मेथड का कोई स्कोप ही नहीं था। जिस तरह के क्वेश्चंस इस बार भर भर के आए हैं उनके कुछ सैंपल लास्ट ईयर दे दिए गए थे। तो एक समझदार स्टूडेंट एक चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा कि ऐसे क्वेश्चंस का नंबर बढ़ सकता है। डेफिनेटली ड्रास्टिकली बढ़ गया, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गया, बट फिर भी आपको कुछ हद तक तो प्रिपेयर्ड होना ही था। अगर CSAT की बात करें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे ठीक है भर भर के क्वेश्चंस आ गए, बट ऐसा तो नहीं है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कभी आया ही नहीं पास्ट में। और अगर आया था PYQs में, आपने उसको देखा था, तो डेफिनेटली आपको उसको एक डिसेंट लेवल तक प्रिपेयर करना था। अगर नहीं किया ये सोच के कि हाँ कम आ रहे हैं और इस बार सडनली ज्यादा आ गए, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से लैप्सिंग है। एक तो होता है ना कि हाँ हमें मार्क्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्वालिफाई तो करना है यार, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो इजीली आप कर सकते हो अगर सही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे PYQs को देखते हुए। इन चीजों पर आपको मिसगाइड नहीं होना है। प्लीज इस बेसिस पे कोई भी डिसीजन अपना मत लिया करो। अगर मेंस की बात करें तो आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है स्टूडेंट्स के लिए। दुनिया भर की क्वेरीज तो मेरे पास आती हैं कि आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि सही आंसर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। देखो, अगर आप कहीं पर पैसे लगा के आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन करवा रहे हो और वो जो आगे लोग हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि हाँ इस आंसर के आपको इतने नंबर, इस आंसर के इतने नंबर, इसमें आप ऐसे कर दो तो इतने नंबर, तो अगेन इट इज अ टाइप ऑफ मिसगाइडेंस, प्योर मिसगाइडेंस। कैसे आप बता दोगे कि हाँ ये आंसर आप यूपीएससी में लिख के आओगे तो आपको एग्जैक्टली ये नंबर मिलेंगे? पहली बात तो आपको यूपीएससी के पैरामीटर्स नहीं पता कि उन्होंने उस आंसर के अंदर किन किन पैरामीटर्स पे हाईएस्ट मार्क्स देने हैं और किन पैरामीटर्स पे आपको नंबर नहीं देने। दूसरी चीज, सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व है। एक ही आंसर मैं चेक करूंगा, मैं कुछ नंबर दूंगा, एक ही आंसर दूसरा टीचर चेक करेगा, कुछ नंबर देगा, एक ही आंसर कोई थर्ड पर्सन चेक करेगा, कुछ नंबर देगा। हो सकता है आप खुद का इवैल्यूएशन करो, कुछ और नंबर दो। तो जहां पर इतनी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो वहां पर अगर कोई आपको बता रहा है कि आपके आंसर के इतने नंबर, तो किस लेवल की वो मिसगाइडेंस है। और अगर आप जो आंसर शीट्स इवैल्यूएट होती हैं, ये जो मॉक टेस्ट सीरीज के, मेंस की मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर इवैल्यूएशन होती है, उसको आप देखोगे ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो उन्होंने एक रेंज फिक्स कर रखी होती है। बेस्ट आंसर के इससे ज्यादा नहीं देंगे और खराब से खराब आंसर के इससे कम नहीं देंगे। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि आपको यूपीएससी के अंदर बहुत अच्छा आंसर लिखने के बावजूद भी, सारे पैरामीटर्स फुलफिल करने के बावजूद भी 10 में से आपको जी 9 नंबर भी नहीं मिल सकते। भाई अगर 9 नंबर मिल ही नहीं सकते फिर 10 नंबर डिफाइंड क्यों है? बिल्कुल बेसलेस चीजें हैं। और
10 में से क्या किसी को 0 नहीं मिल सकते? 10 में से 1 नहीं मिल सकता? कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं आता लिखाओ। भाई बोर्ड का पेपर नहीं है, ये यूपीएससी का पेपर है। इवेल्युएट किया जाएगा कि आपने क्या लिखा है, सिर्फ जगह भरने के नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने बिल्कुल बकवास चीज लिखी है तो डेफिनेटली एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ ये ब्लफ करने वाला कैंडिडेट है, इसमें तो इसको 0 दो, बट आगे जो आंसर हैं उस पर भी और ज्यादा चौकन्ने हो जाओ। और कहीं ना कहीं वो चीज उस एक इंसान के दिमाग में रड़कती है। ही इज नॉट अ रोबोट जो कि हर आंसर को एक्सक्लूसिवली उसी जोन में इवेल्युएट करेगा। उसके भी इमोशंस हैं। जब उसको 2-3 आंसर्स पे ये एक चिड़ मच गई दिमाग के अंदर कि भाई ये तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज इंपैक्ट करती है। तो आंसर राइटिंग इवेल्युएशन पे इतने ज्यादा मिसगाइड खुद ना हुआ करो कि भाई मुझे बताओ मुझे कितने नंबर मिलेंगे। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है जब आप अपना आंसर लिख रहे हो। कंटेंट देखो आपको खुद बनाना है, अपना पढ़ पढ़ के बनाना है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, स्टैटिक पार्ट पढ़ोगे, उनको पढ़ पढ़ के आपका कंटेंट डेवलप होगा। अब उसको किस फ्रेमवर्क के अंदर लिखना है वो भी कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी सारे के सारे आंसर पॉइंट फॉर्म में लिखो, बुलेट फॉर्म में लिखो। ऐसा नहीं है, कोई पैराग्राफ में चलेगा, कोई पॉइंट फॉर्म में चलेगा, किसी में डायग्राम आएगा, किसी में फ्लो चार्ट आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। डाइवर्सिटी होनी चाहिए। और यहां तक आजकल बिजनेस बना लिए कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, कुछ पुराने टॉपर्स के साथ टाई अप करते हैं और उनके लिखे हुए PYQs भर भर के, पिछले इतने सालों के PYQs के आंसर जी उनके लिखे हुए ये रहे आपके सामने, बैठ के रटो। कैंडिडेट की ओरिजिनलिटी कहां से आएगी फिर? जो कैंडिडेट का अपना एक कंटेंट था दिमाग में, उसने जो अपने तरीके से उतारना था, वो कहां से आएगा? टॉपर्स के आंसर्स देखो बट एक लिमिट तक, जस्ट टू गेट एन आइडिया और जस्ट टू गेट अ कॉन्फिडेंस कि भाई वो भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लिख के आए थे, आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ नहीं था। उन्होंने भी एक लेवल तक अपना कंटेंट तैयार किया, उसके बाद उसको एक डिसेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया। किस तरह से लिखा, थोड़ा आइडिया लो। बट अगर आप ये कहोगे कि मैं सारे के सारे PYQs के आंसर किसी एक टॉपर के लिखे हुए बुकलेट से रट्टे मारूंगा और वहां से तैयारी करूंगा, तो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं होने वाली। यू आर टोटली मिसगाइडेड इन दैट सेंस, ऑफ द ट्रैक जाओगे। जब तक खुद बैठ के नहीं लिखोगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसके बाद अगर इंटरव्यू की बात करें, मॉक इंटरव्यूज के थ्रू जो वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखते हो, दुनिया भर का मिसगाइडेंस चल रहा है। क्योंकि यहां पर आपको वो चीज दिखाई जाती है जो आप देखना चाहते हो। वो क्या होता है? मसाला। मसाला आप देखना चाहते हो और आपको मसालेदार क्वेश्चंस, मसालेदार आंसर्स दिखाए जाते हैं। आपके दिमाग में परसेप्शन आ जाता है यार अच्छा इस टाइप के माहौल होते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस वजह से कई बार आप परेशान हो जाते हो। कई स्टूडेंट्स तो इतना ज्यादा डिमोरलाइज होते हैं, वो कई बार आइडिया ही सोच छोड़ देते हैं कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, या तैयारी करते करते बीच में पैनिक हो जाते हैं, या बीच बीच में साइड बाय साइड अलग ही एक ट्रैक पे उनकी इंटरव्यू की तैयारी चल रही होती है। जबकि यूपीएससी का इंटरव्यू कोई ऐसा हाइप्ड केस नहीं होता है जितना दिखाया जाता है। आपको कंफर्टेबल फील करवाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी निकल के बाहर आ सके, आपकी सोच निकल के बाहर आ सके। सो मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए, इट इज मस्ट। मैं ऑलवेज कहता हूं कि हमेशा देने चाहिए, अलग अलग जगह पर जाके दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो रियलिस्टिक मॉक इंटरव्यूज होने चाहिए, प्रैक्टिकल मॉक इंटरव्यूज होने चाहिए, वो मसालेदार मॉक इंटरव्यूज नहीं होने चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस जिनके ऊपर भर भर के व्यूज आए होते हैं, उनको तो देख के कभी भी इन्फ्लुएंस ना हुआ करो मॉक इंटरव्यूज को लेके, क्योंकि वो नॉन रियलिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर केस में, और उनका एक्चुअल इंटरव्यू से कुछ लेना देना नहीं होता। जब आप एक अच्छे किसी जगह पर मॉक इंटरव्यू देने जाओगे जहां पर शोशेबाजी कम की जाएगी, वहां पर आपसे रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी कमियां आपको बताई जाएंगी, उन पे आप काम करो, कोशिश करो अगली मॉक इंटरव्यू में उसको रिपीट ना करो। सो इस तरह से आपको चीजों को अप्रोच करना चाहिए। और अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट की, ये तो एक बहुत बड़ा सोर्स है मिसगाइड करने का, क्योंकि जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके बाद अगले साल के एडमिशंस के लिए इस तरह से मिसगाइड किया जाता है जिसका कोई एक लिमिट ही नहीं है। क्योंकि फाइनल रिजल्ट आते ही दुनिया भर के क्लेम होते हैं, एक एक कैंडिडेट को लेके मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बोलते हैं कि हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है। चाहे कहीं पे जाके उसने एक इंक्वायरी ही कर ली हो कि भाई मैं यहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ, इसके कोर्स के क्या फीचर्स हैं, या मॉक इंटरव्यू दे के आया हूँ, या प्रीलिम्स
का कोई एक टेस्ट सीरीज दे आया या मेंस की टेस्ट सीरीज दे आया, बट क्लेम करेंगे कि नहीं हमने ही तैयार किया है स्टूडेंट को। बट ठीक है, अगर आपके यहाँ एनरोल्ड था किसी आपके कोर्स के अंदर, बैच के अंदर, आप बताओ, बट एट द सेम टाइम मेंशन भी करो ना कि हमने इस चीज के लिए इस स्टूडेंट को मेंटोर किया या ग्रूम किया। ये मत बोलो कि उसकी सक्सेस का सारा श्रेय जो है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को जाता है, हमारा कंटेंट पढ़ा था तो ही ये सिलेक्ट हो पाया, अगर नहीं पढ़ता तो इसका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं था। नहीं, मेहनत सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की है, आपने उसको रास्ता दिखाया है। उस चीज को अप्रिशिएट डेफिनेटली किया जाए, एक अच्छा टीचर जो है रास्ता अगर दिखाता है, बट मेहनत उसकी है। सो आप अगर ये सोचोगे कि ये बच्चा इसलिए सिलेक्ट हुआ कि ये इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू गया था, या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो दैट मींस इनका कंटेंट है जो कि यूपीएससी अलाइंड है, या यूपीएससी इनके कंटेंट से क्वेश्चन डाल रहा है, या सिर्फ यही समझते हैं कि यूपीएससी क्या चाहता है क्या नहीं, तो आप मिसगाइडेड ऑलरेडी हो, आप ऑफ द ट्रैक ऑलरेडी हो। सो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी अपने ऊपर नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा किसी और के ऊपर ही रहेगा कि भाई यही मेरा बेड़ा पार करवा सकता है, मेरे बस की तो बात है नहीं। जबकि कॉन्फिडेंस आपको खुद पे रखना होगा कि भाई मैं अगर एक बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होते हैं, अगर उनको पकड़ के इस एग्जाम की डिमांड को समझूंगा तो डेफिनेटली मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये सेशन बनाने का मकसद ये था कि अगर आप किसी भी तरह से ऑलरेडी मिसगाइडेड हो या किसी भी इशू पे इन फ्यूचर हो सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आपको अलर्ट कर दूं, सो डैट आपका जो ये इतना क्रूशियल टाइम है, आपकी इतनी ये प्रेशियस एनर्जी है, ये बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। एक सही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करो सो डैट जो भी रिजल्ट आपको मिलना है वो जल्द से जल्द मिले और आपको अपनी सही दिशा जल्द से जल्द पता चल जाए। और कल हमारी CSAT की पहली लाइव क्लास है जो कि मैं अपनी ऐप और वेबसाइट पे लूंगा। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया उनको नोटिफिकेशन आ गई होगी, अगर आपने मिस कर दी है नोटिफिकेशन तो कल सुबह 11 बजे क्लास है। सो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और आप में से कोई स्टूडेंट अगर रजिस्टर करने में इंटरेस्टेड है तो कर सकता है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।